साथियों, आप सभी का स्वागत है। मॉडल पेपर आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड वन दरोगा के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पेपर आपके सामने है 20 क्वेश्चन आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो 2020 में, ठीक है, फरवरी में जो CDS का पेपर हुआ है, UPSC जो CDS का पेपर कराता है उसका साइंस का सेक्शन है ये, ठीक है। उसका साइंस सेक्शन को हमने लिया है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन इसमें होंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है। टोटल 30 क्वेश्चन उस CDS के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। 20 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी जो बच जाएंगे उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस का PDF आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो भाई, ये है CDS का ये एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, 2 फरवरी 2020 को, ठीक है। उसका साइंस का जो सेक्शन, साइंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस जो है पन्नी से अल्फा कणों का परिकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है। ये क्लास 9th की NCERT से पूछा गया क्वेश्चन है, साइंस वाले से। ये बोल रहा है कि जो अल्फा किरणों का परिकीर्णन मॉडल है उससे जो रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला। तो सबको पता है रदरफोर्ड ने जब अल्फा किरणों का परिकीर्णन वाला मॉडल किया, यानी अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स का अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो इस टाइम उन्होंने एटम के अंदर एक पॉजिटिव पार्ट, एक धनावेशित भाग की खोज की थी, जिसे उन्होंने क्या कहा था, न्यूक्लियस कहा था। क्या कहा था? न्यूक्लियस कहा था। इसीलिए उसी टाइम जो है रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी और उनकी इस खोज के लिए उन्हें 1932 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो उन्होंने बोला था, क्या है इस एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष ये निकला था कि किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग होता है, ठीक है। और रदरफोर्ड ने ये भी बताया था कि किसी भी एटम का जो धनावेशित भाग होता है, जो पॉजिटिव पार्ट होता है, वो जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, क्योंकि उसका जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन का मास लगभग नगण्य के होता है, ठीक है। तो इसमें यही लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है और एटम का जो भी मास होता है, जो भी भार होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। और एटम का पूरा मास जो है उसके सेंटर में जो है कंसंट्रेट रहता है, और उसी पॉजिटिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म समभारिक है। समभारिक बोलते हैं आइसोबार को। किसको? आइसोबार को बोलते हैं समभारिक। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है आइसोबार है, समभारिक है। आपको पता है कि दो तरह के एटम्स होते हैं, एक होते हैं आइसोटोप्स, एक होते हैं आइसोबार। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक जो है नंबर सेम होता है, लेकिन उनका एटॉमिक मास यानी उनका परमाणु भार अलग अलग होता है। और आइसोबार यानी समभारिक वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, परमाणु क्रमांक डिफरेंट होता है, लेकिन उनका परमाणु भार, एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी एटम को जब रिप्रेजेंट किया जाता है, एग्जाम्पल के लिए कोई दो एटम है XY, कुछ भी ले लो, XY हैं, एग्जाम्पल के लिए इसका यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है 6 और 12, और यहाँ पे लिखा है 8 और 4। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एटम में जो नीचे जो नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, और ऊपर वाले नंबर एटॉमिक मास यानी परमाणु भार को दर्शाते हैं। तो यही पूछ रहा है आपको ये कि इनमें से कौन सा समभारिक आइसोबार है। तो आइसोबार में क्या होता है, परमाणु भार सेम होना चाहिए। तो किसमें परमाणु भार आपको सेम दिख रहा है? देखिए, इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका 3 है, तो ये तो सेम नहीं है। इसका एटॉमिक मास देखिए, इसका 1 है, इसका 2 है, तो ये तो सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसका एटॉमिक मास ये 12 है, ये 14 है, ये भी सेम नहीं है। ये जो D वाला ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए एटॉमिक मास इसका भी 40 है, ऑर्गन का भी 40 है, और इसका भी 40 है, ठीक है। ये गलत है। यहाँ पे जो है
कैल्शियम होना चाहिए था, आर्गन की जगह क्या होना चाहिए था, कैल्शियम। तो आर्गन और कैल्शियम दोनों का एटॉमिक मास क्या है, 40-40, इसलिए क्या है ये आइसोबार है। क्या है, आइसोबार। ठीक है, तो आइसोबार वो होते हैं जिनका परमाणु भार सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये ऑर्गन है, ये क्या है, कैल्शियम है, यहाँ पे ऑर्गन नहीं कैल्शियम होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों के तीनों, ये दोनों आइसोटोप्स हैं, ये भी आइसोटोप्स हैं, ये भी आइसोटोप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर से। देखिए मैंने आपको बताया थे कि जब मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ा भी लिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ से आपको मिल जाएगा, नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए कोई भी रिएक्शन पॉसिबल तभी होगी, देखिए यहाँ पे पहले देखते हैं कि पहली रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। यहाँ पे आपको एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ध्यान रखना है। हमेशा जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जो ज़्यादा सक्रिय एलिमेंट है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके एक्वस सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर आप कॉपर और आयरन की बात करें तो कॉपर और आयरन में से जो है आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इसको कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर लेगा और FeSO4 बनाएगा। तो पहली रिएक्शन तो हो सकती है, ध्यान रखना, हमें वो बताना जो नहीं हो सकती। पहली तो पॉसिबल है, दूसरी भी पॉसिबल है क्योंकि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। क्यों करेगा भाई, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी पॉसिबल है। थर्ड देखिए, थर्ड वाली जो रिएक्शन है, कॉपर कभी भी लेड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है। ठीक है, कॉपर लेड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, कॉपर कम रिएक्टिव है, लेड ज़्यादा रिएक्टिव है, बल्कि लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बाकी डी वाली रिएक्शन भी पॉसिबल है, तो थर्ड रिएक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि शून्य के बराबर पीएच वाला विलेन होता है, यानी जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 0 होता है वो क्या होता है, अत्यधिक यानी हाईली बेसिक होता है, हाईली एसिडिक होता है, वीक एसिडिक होता है या न्यूट्रल होता है। तो आपको पूछना है, ध्यान रखना है, ये बोल रहा है कि अगर किसी का पीएच वैल्यू 0 है तो क्या होगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या कुछ और। मैंने आपको बताया था, या आपको पहले से भी पता होगा कि पीएच वैल्यू डिफाइन होती है 0 से लेके 14 नंबर तक। अब जैसे जैसे हम 0 से आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन की तरफ जाएंगे, 0 सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, ये 1 थोड़ा सा कम होगा, 2 थोड़ा सा और कम होगा, 3 और कम होगा, बेसिक नहीं सॉरी एसिडिक है, 0 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, 1 उसके बाद थोड़ा सा कम एसिडिक होगा और 6 तक एसिडिक चलता जाएगा। जैसे 7 आएगा, 7 न्यूट्रल होगा, 7 के बाद क्या होगा, बेसिक प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे बता रहा है कि 0 क्या है, अगर किसी का पीएच 0 है तो क्या होगा, अत्यधिक हाईली एसिडिक होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी, हाईली एसिडिक नेचर का होगा, जिस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर 14 होता पीएच तो हाईली बेसिक होता, क्योंकि 0 पूछा है तो हाईली एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि मानव अमाशय में यानी ह्यूमन स्टोमक में निम्न में से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो सभी को पता है कि ह्यूमन स्टोमक में जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। तो अमाशय में HCl एसिड उत्पन्न होता है, जो कि अमाशय, इसका मेन काम होता है कि जो बैक्टीरिया, वायरस आ जाते हैं खाने के साथ उनको किल करना। इसके अलावा ये फूड को एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड कराता है, जिसमें कि हमारा फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक बात है, क्लास 10th की एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, बायो वाले सेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको इसमें मैच करने हैं, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, ये है मैच द फॉलोइंग, ये बोल रहा है कि इनको मैच कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको जो पहले आता है उसको पहले मैच करो, जरूरी नहीं है कि जो सबसे पहले लिखा है उसी को पहले मैच करना है। यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले दिया है ये है आपके ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन भी देख लो, यहाँ पे ये ऑप्शन भी हैं,
ये देखो ये ऑप्शन भी है यहाँ पे। अब बोलो कि सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहले आपको मैं इसको मैच करवाता हूँ, ठीक है। एसिड जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि जिसमें भी हाइड्रोक्साइड लगा होता है वो क्या होता है, वो बेस होता है। अब बेस किसका काम करेगा, वो एंटा एसिड के रूप में काम करेगा, यानी ये एसिड को कम करेगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किससे जुड़ा होगा, ये एंटा एसिड के रूप में। उसके बाद देखिए, ठीक है, ये इससे जुड़ा होगा, सी का आंसर क्या होगा, थर्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एसिडिक एसिड, जो एसिटिक एसिड होता है उसका यूज़ होता है अचार बनाने में, तो डी का क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में, तो बी का जो है सेकंड होगा। तो बचा क्या, ए, तो ए का 1 क्या होगा, यानी सेम मैनर में करेंगे, ए का 1 बी का 2, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि तरंग का पिच को हिंदी में बोलते हैं तारत्व निर्धारित होता है, वो है। यानी देखिए जो ध्वनि साउंड का जो पिच निर्धारित होता है वो ध्वनि की किससे होता है, वो फ्रीक्वेंसी से होता है। किससे होता है, फ्रीक्वेंसी से होता है। जो पिच होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगा, ठीक है। तो किसी भी ध्वनि का जो तारत्व होता है, जो पिच होता है, वो इसकी फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट में करके अगर आपको आता है तो, बॉयज़ और गर्ल्स में से किसकी साउंड का पिच, किसकी आवाज़ का पिच यानी तारत्व ज़्यादा होता है। ज़्यादा बताना आपको, ज़्यादा किसका होता है, बॉयज़ का या फिर। वेट कर रहा हूँ कमेंट में, अगर आपको आता है तो आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण एक्स किरणों का नहीं है। ध्यान रखना आंसर बोर्ड क्वेश्चन में है कि नहीं है लिखना। देखिए जो एक्स किरणें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है कि ये विद्युत क्षेत्रों से विक्षेपित हो जाती है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट या डिस्प्लेस हो जाती है, तो गलत है। पहला ही आंसर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, ना ही वो मैग्नेटिक फील्ड में डिस्प्लेस होती हैं, डिफ्लेक्ट होती हैं। तो आंसर नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। यही हमें गलत ढूंढना था, तो यही हमारा क्या है, गलत आंसर है। बाकी बी वाला सेकंड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। इनकी जो भेदन क्षमता है वो ज़्यादा होती है, ये भी ट्रू है। तो बाकी सब ट्रू है, पहला वाला गलत है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि एक समतल दर्पण बोलते हैं प्लेन मिरर को। किसको, प्लेन मिरर को। एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ध्यान रखना, सही नहीं है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि इसका आकार वही होता है जो प्रयोग, यानी जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है, यानी जो इमेज बनती है उससे, किससे, जो इमेज बनती है किससे, प्लेन मिरर से, उसका साइज़ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। ये इन्वर्टेड होती है, यह रियल होती है, जो दर्पण के पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूर वस्तु के सामने होती है। तो इसका आंसर आप मुझे देंगे, ये क्लास 10th की जो है लाइट वाले चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस की बुक से। तो इसका आंसर आप मुझे देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कमेंट करो अगर आपको आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि किसी परिदर्शी पेरिस्कोप में से समतल दर्पण रखे जाते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, किसी परिदर्शी में जो प्लेन मिरर होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रखे जाते हैं, ठीक है। जो पेरिस्कोप होते हैं, पेरिस्कोप का उपयोग जो है, जो नेवी के जो जहाज होते हैं पनडुब्बियों में जो है वहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि यदि वायु में, यदि एयर में प्रकाश की चाल, यदि एयर में लाइट की स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो, वो तो होती है, सबको ही पता है,
और एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, तो प्रकाश की चाल क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, ये भी क्लास 10 के एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। लाइट वाले चैप्टर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बटे स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या पता करना है, प्रकाश की चाल पता करनी है उस मीडियम में, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2 है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 3/2 इज इक्वल टू प्रकाश की चाल तो सभी को पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, बटे v ये स्पीड है, ठीक है। स्पीड किसकी, उस मीडियम में, तो ये स्पीड हो गई। v का आंसर आप निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आता है वो देख लो। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करो भाई, इनमें से क्या करेक्ट होगा बताओ, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो जो भी इसका आंसर बताएगा अच्छा मुझे लगेगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर आप जो भी आपको लगता है उसका आंसर मुझे बताओ 11 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी जिसका हृदय त्रिकोष्ठीय होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट किसका होता है। देखिए जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं, उनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सैलमेंडोर है, ठीक है। तो सैलमेंडोर का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। तो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पादपों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाली जो घटनाएं हैं उनका सही सीक्वेंस क्या है। तो ये बोल रहा है कि जो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें सबसे आपको सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले पौधे का फॉर्मेशन होता है, ये बताना है आपको, ऑप्शन दे रखे हैं, यानी पौधा बनता है, उसके बाद भ्रूण बनता है, पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये तो गलत है, सबको ही पता है कि पहले क्या होता है परागकण जो है, ये गलत है, ठीक है। भ्रूण बाद में बनता है, पहले पॉलिनेशन होता है, तो गलत है, ठीक है। सबसे पहले भ्रूण का बनना, ये भी गलत है, भ्रूण बाद में बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पॉलिनेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। पॉलिनेशन क्या होता है, जिसमें पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उस प्रोसेस को पॉलन ग्रेन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिस प्रोसेस के द्वारा जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ओवरी से जो है कांटेक्ट में आते हैं, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। निषेचन के बाद जो है जाइगोट में डिवीज़न होता है, उसके बाद जाइगोट के बाद जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और जैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तब जाके प्लांट बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि जब एक परख नली यानी एक टेस्ट ट्यूब जिसमें चूने का पानी हो और उसमें फूंक मारी जाती है मुंह से, जिससे कि चूने का पानी जो है वो मिल्की हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, जो चूने का अभी कलरलेस पानी था वो मिल्की क्यों हुआ। देखिए आपने एक क्लास 10th की एनसीईआरटी से पहले वाले चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में सीखा था। होता ये है कि जो चूने का पानी होता है, जब हम मुंह से उसमें फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्शन करती है और उस जो कलरलेस पानी होता है चूने का, उसको दूधिया बना देती है। तो ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए होता ये है, जब चूने का पानी, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है, जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो एक मार्बल बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये दूधिया कलर का होता है, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है और ये मिल्की कलर का बनाता है, ठीक है। लेकिन जब हम ज़्यादा ही CO2 पास कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो फिर से जो मिल्की कलर है ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। तो होता ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और ये क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्या बनता है, H2O बनता है, ठीक है। तो ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेकिन अगर ज़्यादा ही हम एक्सेस अमाउंट में CO2 पास कराएंगे तो जो मिल्की कलर है इसका ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मिल्की कलर इसलिए आता है क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट का PPT बनता है, क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी करेंसी
किसे कहते हैं? तो ये बोल रहा है कि एनर्जी करेंसी के रूप में किसे जाना जाता है? सभी को पता है जो एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इससे जो है हम क्या बोलते हैं, एनर्जी की करेंसी बोलते हैं। एटीपी एनर्जी ऊर्जा के बंडल्स होते हैं। जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो ये एनर्जी जो है हमारी बॉडी एटीपी से ही एनर्जी लेती है। एनर्जी एटीपी धीरे धीरे एडीपी में चेंज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है, ठीक है। एडीपी और एटीपी दोनों में एनर्जी स्टोर रहती है, लेकिन जो एडीपी है उसमें कम एनर्जी स्टोर रहती है और एटीपी में ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो कई बार आपसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से किस में ज़्यादा एनर्जी होती है? तो एटीपी में ज़्यादा एनर्जी होती है, एडीपी में क्या होती है, कम एनर्जी होती है। एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, फिर जब हमारी बॉडी को खाना मिलता है तो वो खाने को लेके फिर से एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि पाचन क्षेत्र में, डाइजेशन में भोजन के साथ मिलने वाला सबसे पहला एंजाइम कौन सा है? तो सब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहला एंजाइम फूड के साथ कौन सा मिलता है। तो सभी को पता है जो सबसे पहला डाइजेशन स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का डाइजेशन होता है कहाँ पे? मुंह पे, माउथ में स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ में कौन सा जो है एंजाइम निकलता है? तो जो एमाइलेज एंजाइम है ये माउथ में सीक्रेट होता है, ठीक है। सलाइवा ग्लैंड द्वारा लार के साथ ये निकलता है, ठीक है, सलाइवा के साथ निकलता है। और इसके अलावा एमाइलेज के साथ एक और एंजाइम सीक्रेट होता है। एमाइलेज का मेन काम होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, ठीक है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि एमाइलेज एंजाइम जो है मुंह से निकलता है, ये सलाइवा से निकलता है। इसके अलावा इससे एक और जो है एंजाइम निकलता है, एमाइलेज और लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम और एमाइलेज एंजाइम निकलते हैं। लाइसोजाइम का काम होता है फूड के साथ अगर कोई बैक्टीरिया आ जाए तो उसको किल करने का काम इसका होता है, ठीक है। और आज के लास्ट क्वेश्चन भी देख लो कि महात्मा गांधी का दांडी मार्च, ठीक है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक प्रमुख घटना है, किसके साथ जुड़ी हुई है? सभी को पता है। तो गांधी जी ने जो दांडी मार्च जो चलाया था वो नमक से संबंधित है। तो इनमें से नमक का फॉर्मूला क्या है? जाहिर सी बात है सोडियम क्लोराइड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।